दें, बीजेपी कांग्रेस ने एक एक पर जीत दर्ज की है। नूंह में कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। आफ्ताब अहमद कांग्रेस कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है, तो वहीं पर जींद से बीजेपी के कृष्णलाल मीणा ने जीत दर्ज की है। हरियाणा में 2 सीटों पर रिजल्ट सामने आ चुके हैं और फिलहाल आंकड़ा 1-1 का नजर आ रहा है। एक कैंडिडेट बीजेपी ने जीत दर्ज की है, तो दूसरा कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट नूंह से जीत दर्ज कर चुके हैं। ये हरियाणा का रिजल्ट आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 सीटों पर औपचारिक रूप से नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 2 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। नूंह से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, दूसरी तरफ जींद से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। जींद से बीजेपी के कृष्णलाल मीणा जो है वो जीत गए हैं। हरियाणा में 2 सीटों पर नतीजे सामने आ गए। तस्वीरें भी लगातार आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर गहमा गहमी आज जो तेज है, 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जिसने लास्ट में लगाया था उसकी चांदी होगी। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनके दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर मीडिया कर्मी मौजूद हैं। नायब सिंह सैनी जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर हरियाणा में जीत नहीं होती है, अगर हार का मुंह देखना पड़ता है तो जिम्मेदारी वो लेंगे। मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं इस बीच। देखिए, मैं हरियाणा चुनाव का स्टार प्रचारक भी हूँ और हरियाणा के लगभग 32 विधानसभा को टच किया। मेरा मानना है, मैं जहाँ जहाँ गया और जिसने पूछा हमसे, मैंने सबसे कहा कि देखो, ग्राउंड की सच्चाई कुछ अलग है। जो लोग बातें कर रहे हैं टीवी चैनल पे, ड्राइंग रूम में, उनकी बातों से जो मैं ग्राउंड पे देख रहा था वो मेल नहीं खाता है। और फरीदाबाद के क्षेत्रों में, इधर गुड़गांव के क्षेत्रों में मैं जहां जहां भी गया हूं, उसके बाद हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में, मैं तो ऐसा सैलाब देखता था कि जो लोग बातें करते थे मुझे कंफ्यूजन हो जाता था। और मैं मानता हूं कि हरियाणा की जनता, अभी जो रुझान आ रहा है, मैं अभी फाइनल कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। ईश्वर हमेशा सुनता है और हमको अभिमान इसका नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी कभी इसको अभिमान नहीं करती है, बल्कि जनादेश का सम्मान करती है। लेकिन हमें ऐसे रिजल्ट का पहले से रूपरेखा दिख रही थी। कंफ्यूजन जरूर होता था जब हम कुछ लोगों की बातें सुनते थे। तो अभी यह स्पष्ट हो गया है कि आप कहीं कमरे में बैठ करके बात कर रहे हैं, उसमें आपकी बहुत सारी मनोदशा हो सकती है, मगर जनता, लोग जो हैं वो काम करने वालों पे, सच्चाई के साथ चलने वालों पे, सबको साथ लेकर चलने वालों के लिए, और जो साजिश वाजिश में ज़्यादा नहीं जाता है, अपशब्द नहीं बोलता है, उसके साथ चलने को तैयार है। और मैं बहुत सारे इलाकों, देखो हरियाणा में ना एक और फैक्टर है, वहाँ यूपी बिहार के बहुत सारे लोग हैं और मैं अक्सर जहाँ वहीं जाता हूँ जहाँ पूर्वांचल के लोग रहते हैं, उनका जो भाव देखता था मैं, वो देखने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल हमें उससे समानता दिख रही है। बाकी अंत तक यही रहे, यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। और जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे उसके बाद मनोज जी, कांग्रेस में एक तरीके से सीएम पद को लेकर घमासान शुरू हो गया था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अपने अपने अलग नाराज हैं, कुछ नहीं नाराज है। अब रिजल्ट बिल्कुल एक तरह से अलग आ रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस तो घमासान में थी ही, लेकिन कांग्रेस ने बहुत सारी साजिशें की इस चुनाव में। झूठ बोलना, झूठे आरोप लगाना।
तो तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। निपुण आलम जी का रुख कर लेते हैं। निपुण जी, हमने गिरिराज सिंह का बयान सुना, केंद्रीय मंत्री का, जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक अकेला सब पर भारी। तो कि ये माने कि लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में चुनाव या फिर हो रहे हैं, या जम्मू कश्मीर का भी हम जिक्र करें तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर ये चुनाव लड़े जा रहे हैं। देखिए, किसी भी पार्टी की अगर बात करें, यही परिणाम अगर कांग्रेस के पक्ष में होते तो राहुल गांधी जी की तारीफ उनके पूरे कार्यकर्ता करते। यही बात आपको कहाँ देखने को मिल रही है? अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, उनका कहना यह था कि जब कर्नाटक में चुनाव हारे, जब हिमाचल में चुनाव हारे, तब मोदी जी का जिक्र नहीं किया। तो ये तो बात आपके ऊपर भी लागू होती है। अब आप कहिएगा कि राहुल गांधी जी ने चुनाव हराया है, राहुल गांधी ना जाते, वहाँ जलेबी ना बनाते तो शायद चुनाव ना हारते। हरियाणा की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं आप कि हरियाणा की जनता को आप जलेबी बना के समझा देंगे? हरियाणा की जनता ठोक के जलेबी बना के दी है और दिख रहा है आपको 50+ देगी बीजेपी को, यानी कि ठोक के जवाब हरियाणा ने दिया कि हरियाणा की जनता जलेबी बनाने से बनने वाली नहीं है, जलेबी की प्रकृति नहीं चलेगी। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का बात कहना कि एक अकेला सब पर भारी, ये नेचुरल है। हर पार्टी अपने कार्यकर्ता जो उनका नेता होता है उनकी तारीफ करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार की कई वजह, पहली वजह कि बहुत हल्के में लेना कि अब तो हमारे पक्ष में हवा है, एक वर्ग को टारगेट करना, सभी वर्गों को साथ लेके ना चलना, नेतृत्व की शून्यता बल्कि विफलता, नेतृत्व में एकजुटता ना होना, ये कई सारी वजह जो रही। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हरियाणा में नेशनलिज्म का जो मुद्दा है ये बहुत हावी रहता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो उस प्रकार के मुद्दे या बातें बोलती है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका क्या हुआ खामियाजा भुगतना पड़ा है। ठीक है। हमारे साथ महेश वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और चलिए महेश जी का रुख एक बार फिर से कर लेंगे, इस बीच तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। ठीक है आशुतोष जी, आपका रुख करते हुए देखिए, हम तब से डिस्कस कर रहे हैं कि कांग्रेस की हार की वजह क्या रही है हरियाणा में, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के रिजल्ट पर नजर डालें तो वहां पर बीजेपी पिछड़ी हुई नजर आई है। इसके पीछे की क्या वजह मानी जाए? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता के लिए तो बीजेपी ने काम भी बहुत सारे किए हैं, ये तो किसी से छिपा नहीं है, फिर क्यों पीछे रह गई बीजेपी? देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। आप क्या देख रहे हैं? अभी मैं बीजेपी की प्रवक्ता को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि कश्मीर में पहली दफ़ा कमल का फूल खिला। जहां हमेशा टूलिप के फूल खिला करते थे, पहली दफ़ा कमल का खिलना ये बहुत बड़ी बात है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। और कांग्रेस की जब जहाँ तक बात चल रही है, हम हरियाणा के इलेक्शन के बारे में बार बात चल रही है। हरियाणा के इलेक्शन का मेन रीज़न जो था, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठित होकर के पार्टी के लिए काम ना करना, आपसी कलह। वो कहावत है कि घर वालों की लूट और घर वालों की फूट, जग वालों की लूट। अगर आप एकत्रित रहेंगे, संगठित रहेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता, और अगर आप बिखरे रहेंगे तो कोई आपको जिता नहीं सकता। तो मेन कारण जहाँ तक मुझे हरियाणा का नज़र आ रहा है, हरियाणा की जनता ने बड़े सोच समझ के वोट दिया, बीजेपी पार्टी के किए हुए अच्छे कार्यों को सराहा। उन्होंने देखा कि बीजेपी पार्टी ने राज्य में क्या क्या विकास के कार्य करे, क्या क्या अच्छी नई योजनाएं चलाई, इन सबको सराहा। और ये देख करके कि आने वाले हमारे भावी नेता जो बनने के लिए अपना क्लेम कर रहे हैं कि हम आगे सत्ता में आएंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा, जब वो चुनाव से पहले ही एकत्रित नहीं है, एक मत नहीं है, उनका कोई एक राय नहीं है, तो वो सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे? कांग्रेस का हाल हरियाणा में वही था जो इंडी गठबंधन का पार्लियामेंट्री इलेक्शन में था कि 28 दल एकत्रित तो हो गए, लेकिन वो कभी एक मत नहीं हो पाए, ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमारा नेता कौन बनेगा। ममता बहन कह रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मुझे बनना है, अखिलेश कह रहे थे मैं बनना है, मायावती कह रही थी मैं बनना है, और अलग अलग नीतीश कुमार खुद अपना स्टेक क्लेम कर रहे थे। तो कांग्रेस की हार जो जैसा कि दिखाई दे रहा है अभी 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की हार निश्चित है लगभग हरियाणा में। उसका मेन कारण घर वालों की फूट, हुड्डा जैसा एक अहम व्यक्ति। निपुण जी बार एक्टिव हो रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरा भी आंकड़े देखिए कि आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा में जो अदर्स हैं वो 3 सीटें केवल दिख रही हैं। यही हम जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो 10 सीटें अदर्स दिख रही हैं। इनमें कई सारे कश्मीर में ऐसे आपके उम्मीदवार दिखाई देंगे जिनको बीजेपी ने समर्थन दिया है। तो जो भी बीजेपी 29 में आपको दिख रही है और 10 में आपको अदर दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये जो किसी भी पार्टी को एक स्पष्ट बहुमत ना मिले। 48 पे चल रही है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हरियाणा में कई जगह कांग्रेस का और बीजेपी का अंतर है, वो 1000
1000 सीटों के आसपास है, 1000 वोटों के आसपास है। ऐसी स्थिति आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। तो ऐसा हो सकता है 48 से आके 43, 44 पे आ जाए कांग्रेस, और दूसरा बीजेपी आपका जो है जो सर 29 पे चल रही है वो 35 के आसपास बैठ जाए। और फिर अदर्स में अगर जीत जाते हैं चुनाव तो बीजेपी उसके समर्थन से भी सरकार बना सकती है, और पीडीपी का समर्थन देना फिर मायना हो जाएगा कि पीडीपी एनसी को देगी या नहीं देगी। तो एक अलग तरह का चुनावी सिनेरियो जो है मुझे हरियाणा में मान के चल रहे थे, हरियाणा में अदर्स बड़ी पारी मानेंगे, लेकिन महेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, बीजेपी के नेता, माफ कीजिएगा। लेकिन उससे पहले निपुण जी मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। रिजल्ट हम देख रहे हैं, लेकिन बड़ा ही चौंकाने वाला जो नतीजा है वो दुष्यंत चौटाला का सामने आ रहा है। दुष्यंत चौटाला ही पीछे चल रहे हैं। देखिए, दुष्यंत चौटाला, फिर मैं वो कहूंगा कि कांग्रेस की जो इस बार पूरी स्ट्रेटजी थी वो एक खास वर्ग को फोकस करके सर मैं रुकना चाहूंगी, अर्जुन मेघवाल कुछ कह रहे हैं, इस बीच उनकी बात सुन लेते हैं। अपना पेमेंट मिला, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी मिली, और जब हुड्डा जी के शासन की तुलना की तो मिर्चपुर कांड भी लोग जनता को याद आया। दलित समाज के लोग वहां से निकाल दिए गए थे, गांव से भगा दिए गए थे। तो हरियाणा की जनता ने सही निर्णय किया है कि गवर्नेंस और डेवलपमेंट के आधार पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। हम हरियाणा की जनता का आभार प्रकट करते हैं इसके लिए। ठीक है, अर्जुना मेघवाल को आप सुन रहे थे। महेश वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, हरियाणा के नतीजे आप देख रहे हैं, रुझान आप देख रहे हैं, कैसा रिएक्शन? क्योंकि एग्जिट पोल के वक्त तो आपकी एनर्जी भी काफी डाउन थी। और मतदाता जो है उनको इस बात के लिए साधुवाद दिया जाना चाहिए जिन्होंने कहीं विकास के ऊपर मुहर लगाई है, जिन्होंने कहीं भ्रष्टाचारियों को भगाने का काम किया है, जिन्होंने कहीं पहलवानों के नाम पर पॉलिटिक्स करने वालों को करारा जवाब दिया है, जिन्होंने कहीं किसानों के नाम पर सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने वालों को कहीं आईना दिखाया है, जो अभी तक ये सोच रहे थे कि हम जो है हरियाणा को अब लूटपाट करने की दृष्टि से काम करेंगे। सरेआम खुलेआम, मतलब इस तरह से तो कभी चुनाव लड़ा ही नहीं गया कि हम तो अब पर्ची से और भ्रष्टाचार करेंगे, हमें भ्रष्टाचार से देखते हैं कौन रोकेगा। एक ऐसा व्यक्ति। ठीक है महेश वर्मा जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। फारूक अब्दुल्ला इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। मेरा सबको पता है। पीडीपी के लिए आप क्या कहेंगे? बीजेपी को बढ़त मिली है जम्मू जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर अब आपकी क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है? समझता हूँ करने वाले हैं वो दोनों पूरे होंगे और दोनों भी बराबर करेंगे। पूरे रिजल्ट आ जाए उसके बाद बैठ के हम अपने कांग्रेस के भाइयों से भी बात करके उस दिन कार्य करेंगे जिस दिन हम लोग और बहुमत सामने रखेंगे और हुकूमत से वो फल उठाने की बात करेंगे। डॉक्टर साहब क्या हम इसका क्लीन स्वीप मारेंगे? वोट देने का डॉक्टर साहब क्या लोगों ने पूरा एतमाद आज दिखा दिया है? डॉक्टर साहब आपको लगता है लोगों ने पूरा एतमाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दिखा दिया है? क्या आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लोगों ने पूरा एतमाद दिखा दिया है आज? तो फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
विपुल जी, फारूक अब्दुल्ला का कल का स्टेटमेंट भी याद होगा आपको कि उन्होंने कहा कि पीडीपी के साथ जाने को भी तैयार है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बात शायद कांग्रेस पार्टी को इंडिविजुअली पता थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी, कि वो अलग अलग तो मिलकर सरकार नहीं बना सकते, जबकि इसके ऑपोजिट में बीजेपी, जिसका ज्यादा जनाधार नहीं था, बीजेपी ने अकेले चुनाव में उतरना मंजूर किया। बिल्कुल, खाड़ी में इन लोगों ने एक तरह का मतलब 370 को वापस करने का और इन सब मुद्दों पर एक तरह की सोच लेकर के चुनाव लड़ा, और पीडीपी को बार बार मान के चल रहे थे कि ये हमारे साथ है। ये तो मतलब कश्मीर के चुनाव में आप पूरी तरीके से उसका प्रभाव भी दिखाई पड़ता है, जो रिजल्ट दिख रहा है आपको। जम्मू रीजन में जैसे बीजेपी पहले मजबूत थी वैसे मजबूत है, कश्मीर में परसेंटेज जरूर बढ़ा है, बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन ये जो कहना चाह रहे थे, जिस आधार पे पीडीपी को अपने साथ जोड़ रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। जी ठीक है, महेश वर्मा जी का रुख करते हुए, महेश जी, हरियाणा में तो बल्ले बल्ले है आपकी पार्टी की, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है। लेकिन हाँ, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता है। जहां पर कभी जीत दर्ज नहीं हुई है वहां पर बढ़त बनाई हुई है आपकी पार्टी, लेकिन फिर भी जीत तक नहीं पहुंच पाई। नहीं मैडम, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जम्मू कश्मीर जो है हमारे लिए जो है सिर्फ एक राजनीति का केंद्र नहीं है, हमारे देश का एक कह लीजिए मान सम्मान और आन बान और शान जो है, जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया और हम लोग मरे और कटे हैं वहाँ। और इसलिए नहीं कि जम्मू कश्मीर में हमें कोई राजनीति करनी थी, बल्कि जम्मू कश्मीर को हमें अपने साथ जिंदा रखना था। और आज जमहूरियत की वहाँ जीत हुई, जमहूरियत के बाद आज जो मतदान हुआ उसमें आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हम तो मात्र 61 सीटों पे लड़े हैं, और 61 सीट पे लड़ने के बाद भी हमारी संख्या उस तरह की नहीं है जिस प्रकार से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कितने पे लड़ा और कितने पे लीड ले रहा है, कांग्रेस कितने पे लड़ी और कितने पे लीड ले रही है, और हम कितने पे लड़े और कितने पे लीड रहे हैं। दूसरी बात कि सबसे बड़ी पार्टी के नाते जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या आदेश है, या जो उसका एक एशआर बोमई केस में हो या अभी सिद्धारमैया का केस था जो कि कर्नाटक में था, तो जहां भी है वहां सबसे बड़ी पार्टी को सबसे पहले अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले उनको मौका दिया जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी तो भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगी। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम जम्मू कश्मीर में रहेंगे, इससे कोई इसको लेकर हमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी प्रकार का हमें इसमें एक परसेंट भी कोई शक और शुबा नहीं है। अब रही बात कि भाई हम कितना सीट जीतते हैं और हमारे साथ कितने लोग आते हैं या हमारे साथ कितने लोग रहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आज जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जो वहाँ विकास है उसको ये डीरेल ना कर दे, ये फिर से आतंकवाद को वहाँ पैदा ना कर दे। क्योंकि ये सब आप देखिए, ये गिरोह जो है, गुप्कर गिरोह हो गया या कांग्रेस का ये जो हो गया, ये गिरोह क्या है, ये गिरोह अब तक वहाँ क्या काम करता रहा? आतंकवादियों को संरक्षण देना, आतंकवादियों का इलाज कराना, बाहर विदेश में ये इलाज कराते थे, ठीक है, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाना, ये इनका मकसद रहा। ये 4-5 फैमिली है जो पूरे जम्मू कश्मीर को जकड़ के रखती है, उससे कहीं निजात मिली है। और सरकार जो है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और ये एक मुकम्मल जो है ना, एक प्रकार से पूरे भारतवर्ष में पूरब से पश्चिम क्या विकल्प तलाशे जाएंगे महेश जी जम्मू कश्मीर में? जनता पार्टी की वो अब कहीं जाकर पूरी हुई हमारी परिक्रमा, जो भारत परिक्रमा अब जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के साथ पूरी होगी, ऐसा मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। कैसे बनाएंगे महेश जी सरकार? विकल्प जरा बताइए हमें भी। देखिए, हमारे पास सबसे पहले तो विकल्प यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसके हिसाब से हमें सबसे पहले मौका मिलेगा। हमारे पास संख्या जो है 30 का हो, 32 का हो, हमें 45 की संख्या को पार करना है। हमारे पास जो निर्दलीय होंगे या जो और लोग होंगे, अभी तो राजनीतिक रूप से हम सक्षम हुए हैं ना कि हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं। हमारी सक्षमता के साथ हम जिनसे भी हाथ मिलाएंगे उसको इसी बेसिस पे हाथ मिलाएंगे कि जो वहाँ पे मेट्रो चलनी है वो चलेगी, जो मेट्रो बढ़ रहा है बढ़ेगा, IIM खुल रहा है और खुलेगा, एमसेक खुल रहा है और खुलेगा। किसी भी प्रकार से हमें ये तय करना है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड गुलाम कश्मीर जो है उसको हमें कैसे हासिल करना है, इसके बारे में जो वहाँ की सरकार है वो केंद्र सरकार की मदद करेगी। ये सारे जितने भी प्रकल्प हैं जो कि कश्मीर को लेकर होने चाहिए, उसके ऊपर विचार विमर्श करके और सरकार बनाने में जो हमारा सहयोग करेगा हम उसके साथ। किसी को भी मालूम है कि अभी वहाँ सरकार की व्यवस्था क्या है, वहाँ LG राज है,
वहाँ जो कानून कायदे हैं उसके हिसाब से जो है हम उतना ही कर सकते हैं जितना कि हमें करने की हमारे पास गुंजाइश है। वो गुंजाइश इतना ही है कि भाई आज की डेट में सरकार जो है वहाँ ऐसी बने जो सक्षम हो, जो केंद्र सरकार के साथ सहयोग करे। तो और कांग्रेस और एनसी सक्षम नहीं, आप ये मानते हैं? नहीं, ये सक्षमता की ये तो आते के साथ इन्होंने, आपने सुना नहीं जो वहाँ के घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष थे कि सरकार बनी तो सारे आतंकवादियों को रिहा करेंगे। तो रिहा करके आप फिर किसके लिए दुश्वारियां पैदा करेंगे? इस देश के लिए। कश्मीरी जनता जो अमन चैन शांति की रह रही है उन बहन बेटियों के लिए। ठीक तो है, कश्मीरी हिंदू कांग्रेस से हमारे साथ मुन्ना खान जुड़ गए हैं। ठीक है महेश जी, आपका रुख करेंगे, जवाब ले लेते हैं इस पे। मुन्ना खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। मुन्ना जी, आपने सुना होगा महेश वर्मा को साफ उनकी तरफ से कहा जा रहा है एनसी और कांग्रेस जो है गठबंधन के साथ जम्मू कश्मीर में सत्ता में आने जा रही है, लेकिन आने के बाद जो विकास हुआ है उस विकास पर रोक लग जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर विकास इतने होते तो 10 साल से चुनाव क्यों नहीं हुए? अगर कश्मीर इतनी शांत थी तो 10 साल से चुनाव क्यों नहीं हुए? अगर कश्मीर इतनी शांत थी तो बार बार एलजी और प्रधानमंत्री से संपर्क क्यों बने रहे? सवाल ये है कि कश्मीर शांत नहीं, कश्मीर को 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जलाने की कोशिश की, वो आवाम वहां से समझदार है, जो वहाँ कुछ ऐसा जो ठेले वाले हैं उनके बीच में उनका दुख दर्द जानने के लिए हैं। और भी दुर्गा पूजा को लेकिन माहौल है, सब है और सबका कहना है कि भक्ति भावनाओं से माँ दुर्गा की शरणों पे समर्पित भावनाओं से वो सेवा कर रहे हैं और अपने जीवन को खूबसूरत से सजाने के लिए दिन रात पसीना बहाकर उन्होंने मेहनत की है अपने परिवार को। ठीक है मुन्ना जी, आप अपना जवाब पूरा कीजिए। तो ये देश की जनता देख रही थी किस तरीके से इन्होंने 370 के मुद्दे को हटाने की बात की, बार बार 370 का राग अलापा नारा दिया। ये मैं ये पूछना चाहता हूँ 370 हटने के बाद कोई भी एक देश की जनता हो जो बता दे कि हमें फायदा हुआ है सिर्फ अडानी के सिवा। हाँ, अडानी ने जरूर वहां जमीन ली है, बाकी देश के कितने लोगों ने वहां जमीन ले ली? सर मुख्य धारा से तो जुड़ा है कश्मीर, टूरिज्म बड़ा है वहाँ पर, बहुत लोग गए, हम में से भी बहुत लोग कश्मीर घूमकर आए होंगे। अरे मैडम इनसे ये पूछिए, IIM वहाँ खुला है, IIT बिल्कुल बराबर, मेट्रो वहाँ खुला, मॉल खुला, बराबर कांग्रेस में बराबर सरपंच की वजह से आप लोग की हार इतनी बुरी हो रही है। ये ऐसी विचारधारा के लोग हैं भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगा। 2014 के बाद आजादी दिखाई दी है, तो ऐसे लोग हैं, इन्हें तो आजादी 2014 के बाद मिली है, तो 2014 के पीछे का जो गणित है, जो विकास है, वो इन्हें दृश्य इनको दिखता नहीं है। 2014 के बाद इनको दिखता है हाँ यहाँ ये आपको नहीं दिखता है, आप अंधे बन के देखते हो तो आपको कहां से दिखेगा? अरे आप सुन तो ले, पहले तो आप भाषा की मर्यादा रखें। अगर बोलने की तमीज नहीं है तो डिबेट चैनल पे मत आ जाए। सर प्लीज थोड़ी भाषा मर्यादित रखें जी। भाषा का लहजा बरकरार रखिए, नहीं तो जबान हमारे मुंह में भी है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, पहाड़ों पे इन्हें जन और नल का प्रोग्राम देना था, इन्होंने दिया क्या? पहाड़ों पे बिजली देनी थी जो गांव बसे, ये दिया क्या? ये सारी चीजें हैं, रोड की समस्या, वहाँ बिजली और पानी की समस्या जस के तस पर है। अरे भैया 1.25 लाख करोड़ रुपए की बजट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे एक क्या देते थे? बजट तो किताबों में आतंकवादियों को फंड देते थे, आतंक को बढ़ावा देते थे। आपका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बैठ के यासीन चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। निपुण जी, आपका रुख करते हुए आपने बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, किससे सहमति आप रखते हैं? देखिए ठीक है महेश जी, देखिए ठीक है, बात करेंगे तो आपको रोकेंगे। महेश जी शांत हो जाइए, सुन लीजिए। देखिए ठीक है महेश जी, 370 की बात अब करना ये तो इतिहास का विषय बन चुका है, इसको बार बार चर्चा कांग्रेस को करना ही नहीं चाहिए। 370 एक अस्थायी प्रावधान था जो हमारी एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजिंग के थ्रू, संसदीय संप्रभुता के थ्रू रिमूव कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। भारत अब अखंड है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ किसी को विशेषाधिकार नहीं, सभी कश्मीरी हैं, सभी भारतीय हैं, सभी कश्मीरी का भारतीय, सभी भारतीय का कश्मीर है। ये बात मुन्ना खान जी आप जान लीजिए, पहली बात। दूसरी बात,
विकास हुआ या नहीं हुआ सब आंकड़े दिखाते हैं। मैं भी नहीं बोल रहा, आप भी नहीं बोलिए। आप देखिए बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं। जिस कश्मीर में बीजेपी का फूल तक नहीं खिलता था, एक सीट उसको नहीं मिलती थी, आज वहां पर कश्मीर में उनको सीटें मिल रही हैं। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि जो मुद्दा नहीं था 370 को क्या कांग्रेस और एनसी वहां पर दोबारा ला सकती है? विधानसभा की इतनी क्षमता है क्या? संविधान ये प्रावधान करता है? आप तो संविधान को बचाने की बात करते थे, आज आप असंवैधानिक बात करते हैं। 370 किसी भी तरीके से कोई संवैधानिक प्रोविजन नहीं है जो राज्य सरकार उसको ला सकती है तो केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार लाने वाली नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। इसको जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतनी ही ज्यादा बेइज्जती होगी। दूसरी बात, आप देखिए हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी रिवाइज हो रही है, यानी तीसरी बार बीजेपी आ रही है। आपको सोचना चाहिए, सेंटर में तीसरी बार बीजेपी आ गई है। आप 99 सीट लेकर कूद रहे, हम जीत गए। अब भी आप ये स्थिति कर रहे हैं। और कश्मीर में वोटिंग प्रतिशत देखिएगा बीजेपी का बहुत अच्छे रहने वाला है। और 10 ये जो निर्दलीय खड़े हैं ना मुन्ना जी, ये कांग्रेस का भी एनसी का सारा खेल बिगाड़ेंगे। अभी जो महेश जी बोल रहे थे बिल्कुल सही बात बोल रहे थे, मुझे भी ऐसा अंदाजा लग रहा है कि कई सीटों पे ऐसे हैं जहां पे निर्दलीय और एनसी के उम्मीदवार में ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम अंतर है। ऐसा ना हो शाम तक आते आपको डाटा भी ना मिल पाए। बिल्कुल धीरे धीरे तस्वीर जो है साफ हो जाएगी और न्यूज इंडिया के जरिए आपको अपडेट भी लगातार हम देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि हरियाणा में क्या कुछ चल रहा है और जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर नतीजे के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।